नमस्कार। आज हम राजस्थान के इतिहास के मुख्य स्रोतों में साहित्यिक स्रोत के बारे में चर्चा करेंगे। साहित्य की रचना भारत की प्राचीन परंपरा रही है और राजस्थान में इस दिशा में पीछे नहीं रहा है। संस्कृत, राजस्थानी और हिंदी भाषा में अनेक रचनाएं उपलब्ध होती है जो अपने समय की राजनीतिक, धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक जनजीवन की व्यापक जानकारी देती है। इसमें भी जो ऐतिहासिक साहित्य है, उस ऐतिहासिक साहित्य को हम संस्कृत साहित्य, राजस्थानी साहित्य आदि में बांट सकते हैं। हम संस्कृत साहित्य की बात करें तो हम ये पाते हैं कि संस्कृत भाषा में रचित ग्रंथों में हमें महत्वपूर्ण ऐतिहासिक जानकारी उपलब्ध होती है। जयानक द्वारा रचित पृथ्वीराज विजय से हमें चौहान शासकों के अंतर्गत अजमेर के साम्राज्य विस्तार के साथ पृथ्वीराज चौहान की विजयों की जानकारी प्राप्त होती है। कुंभा द्वारा रचित नृत्य रत्नकोश से हमें भारतीय नृत्य और नृत्य कक्षों की जानकारी मिलती है। कुंभा के प्रमुख शिल्पी मन्नन द्वारा रचित राजबल्लभ से नगर निर्माण की जानकारी मिलती है। एकलिंग महामात्र नामक ग्रंथ से मेवाड़ के शासकों की वंशावली का ज्ञान होता है। 15वीं सदी में रचित भट्टी काव्य द्वारा हमें उस समय के जैसलमेर के विस्तार, जैसलमेर और लादरापुरी के निर्माण और शासकों की उपलब्धियों के बारे में जानकारी मिलती है। सदाशिव द्वारा रचित राज विनोद नामक ग्रंथ से हमें बीकानेर वासियों के रहन सहन, रीति रिवाज, आमोद प्रमोद की जानकारी मिलती है। बीकानेर के मंत्री करमचंद द्वारा रचित वंशोत कीर्तनम काव्यम में बीकानेर राज्य के विस्तार, बीकानेर राज्य का वर्णन, दान पुण्य संबंधी संस्थाओं और दशहरे के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। राजनीतिक इतिहास के अमरसार के अध्ययन से हमें महाराणा प्रताप, अमर सिंह प्रथम और कर्ण सिंह के शासकों की महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। राजनीतिक इतिहास के अलावा इस ग्रंथ से हमें उस युग में प्रचलित विभिन्न प्रकार की मिठाइयों, दास प्रथा, सैनिकों की वेशभूषा, मल्ल युद्ध, जानवरों की लड़ाइयाँ आदि के बारे में जानकारी मिलती है। उसी तरह से रघुनाथ द्वारा रचित जगत सिंह काव्य में महाराणा जगत सिंह प्रथम की उपलब्धियों का वर्णन है। राज प्रशस्ति के लेखक रणछोड़ भट्ट द्वारा रचित अमर काव्य वंशावली में बापा से लेकर राणा तक, राणा राज सिंह तक का मेवाड़ का इतिहास मिलता है। इसमें जौहर तथा दिवाली का विस्तृत विवरण है। सदाशिव द्वारा रचित राज रत्नाकर भी महाराणा राज सिंह के मेवाड़ के राजनीतिक इतिहास की जानकारी देता है। जोधपुर नरेश अजित सिंह के दरबारी कवि जगजीवन भट्ट द्वारा रचित अजितोदय मारवाड़ के इतिहास की रचना के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत है। इस ग्रंथ में महाराजा जसवंत सिंह और अजित सिंह के समय के युद्ध, संधि, विजय और राजनीतिक उपलब्धियों के साथ साथ उस समय में प्रचलित रीति रिवाजों और परंपराओं की भी जानकारी मिलती है। नयन चंद्र सूरी द्वारा रचित हमीर महाकाव्य एक उच्च कोटि का राष्ट्र काव्य है। इसमें हमें चयमानों की वंशावली, उनके द्वारा मुस्लिम आक्रमणों का प्रतिरोध आदि की जानकारी मिलती है। उनके मूल स्थान शाकंभरी, सपालदक्ष, अजमेर नगर आदि की स्थापना संबंधी बातों का भी उल्लेख है। अलाउद्दीन खिलजी के रणथंभौर अभियान के बारे में भी हमें ये ग्रंथ बहुत महत्वपूर्ण जानकारी देता है। और इस तरह संस्कृत की बहुत सी रचनाओं से हमें उस युग के राजपूत राज्यों के बारे में विविध प्रकार की जानकारी मिलती है। अब इस तरह से अगर हम राजस्थानी साहित्य की बात करें तो राजस्थानी भाषा का साहित्य प्राचीन एवं समृद्ध है। 9वीं शताब्दी से ही राजस्थानी भाषा की रचनाएं उपलब्ध होती है, जिसमें रासो अधिक लोकप्रिय है। 16वीं शताब्दी के पूर्व लिखे गए रासो साहित्य के अंतर्गत बीसलदेव रासो, पृथ्वीराज रासो और ख्यामखा रासो ऐतिहासिक दृष्टि से अत्यधिक महत्वपूर्ण माने जाते हैं।
रासो साहित्य से हमें तत्कालीन राजपूत राज्यों की राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक एवं सांस्कृतिक स्थिति के बारे में उपयोगी जानकारी मिलती है। राजस्थान के ऐतिहासिक गद्य के अनेक रूप देखने को मिलते हैं जो कि 16वीं शताब्दी के हैं, जैसे कि ख्यात, बात, वंशावली, पीढ़ियावली, पट्टावली, विगत, हकीकत, हाल, याद, वचनिका। ख्यात इतिहास को कहते हैं और बात में किसी व्यक्ति या जाति या घटना या प्रसंग का संक्षिप्त इतिहास होता है। ख्यात बड़ी होती है और बात छोटी। वंशावली और पीढ़ियावली में पीढ़ियाँ दी जाती है जिसके साथ में व्यक्तियों का संक्षिप्त या विस्तृत परिचय होता है। पट्टावली में जागीरदारों के पट्टे अर्थात जागीरों का विवरण होता है। हकीकत और हाल में किसी घटना या प्रसंग का विस्तृत विवरण होता है। याद याददाश्त को कहते हैं और वचनिका ऐतिहासिक काव्य होता है। उस समय उपलब्ध ख्यातें 17वीं शताब्दी से ही प्रारंभ होती है। राजकीय ख्यातों के लेखक राजकीय कर्मचारी या पंचोली लोग थे, पर कई व्यक्तियों ने स्वतंत्र रूप से ख्यातें लिखी जिनमें नैण सिंह, दयालदास, बांकीदास के नाम विशेष महत्वपूर्ण हैं। इनकी ख्यातों का महत्व ऐतिहासिक ही नहीं अपितु साहित्यिक भी है। ख्यात के दो प्रकार किए जा सकते हैं। एक वह है जिसमें लगातार या संलग्न इतिहास हो, जैसे दयालदास की ख्यात, और दूसरी वो जिसमें अलग अलग बातों का संग्रह हो, जैसे नैण सिंह और बांकीदास की ख्यात। मध्ययुग एवं आधुनिक राजस्थान के विशुद्ध इतिहास के निर्माण में ख्यात साहित्य का महत्वपूर्ण स्थान है। अधिकतर ख्यातों के लेखकों ने राजाओं के परंपरागत मुहासिब थे और उनका एकमात्र लक्ष्य अपने शासक की यशोगाथा का वर्णन करना था। लेकिन फिर भी राजपूत राज्यों एवं उनके शासकों के बारे में जो जानकारी फारसी में लिखित ग्रंथों में नहीं मिलती, वह ख्यात साहित्य में उपलब्ध हो जाती है, जिसके माध्यम से विशुद्ध इतिहास की रचना की जा सकती है। उदाहरण के लिए मारवाड़ नरेश मालदेव और शेरशाह सूरी के मध्य लड़े गए युद्ध, जयपुर के मानसिंह और राणा प्रताप की उदय सागर की पाल पर मुलाकात का वर्णन आदि घटनाओं का जितना व्यापक विवरण नैण सिंह की ख्यात से प्राप्त होता है, उतना अन्य किसी भी साधन में नहीं मिलता। फिर भी ख्यातों के आधार पर इतिहास का निर्माण करते समय काफ़ी ध्यान रखने की आवश्यकता होती है, क्योंकि उसमें कई प्रकार की कमियां रह जाती है। ऐतिहासिक स्रोत के रूप में ख्यातों का अपना एक विशेष स्थान बना रहेगा। अगर हम कुछ प्रमुख ख्यातों की बात करें तो उनमें सर्वप्रथम है नैण सिंह की ख्यात। मुनोत नैण सिंह का जन्म ओसवाल वैश्यों की मुनोत गोत्रीय शाखा में हुआ था। नैण सिंह के पिता जयमल जोधपुर नरेश गज सिंह के दीवान के पद पर थे। युवावस्था में ही नैण सिंह को राज सेवा में ले लिया गया और उनकी सेवा का पहला उल्लेख महाराजा गज सिंह के काल 1632 ईस्वी में मिलता है, जबकि उसे मगरा के उपद्रवी मेरों का दमन करने के लिए भेजा जाता है और उसके बाद में नैण सिंह ने फलोदी के समीप बलोचों को पराजित किया। पोखरण विजय के बाद नैण सिंह को पोखरण के सैनिक थानेदार के पद पर नियुक्त किया गया। लगभग 10 वर्षों तक नैण सिंह ने दीवान पद पर रहते हुए राज्य की अमूल्य सेवा की। जब औरंगजेब ने शिवाजी के दमन करने के लिए महाराजा जसवंत सिंह को दक्षिण में औरंगाबाद थाने में नियुक्त किया, तो जसवंत सिंह अपने साथ नैण सिंह और उसके भाई सुंदरदास को भी लेते गए। वहाँ न जाने किस कारण से महाराजा नाराज हो गए और दोनों भाइयों को कैद की सजा दी गई, किंतु बाद में उनको मुक्त करने को कहा गया और मार्ग में ही इन्हें मरवा दिया गया। वस्तुतः नैण सिंह की कैद और मृत्यु इतिहास और राजनीति की एक विस्मयजनक घटना है, जिसका कोई भी स्पष्टीकरण आज तक नहीं हो सका है। नैण सिंह की ख्यात सांस्कृतिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसमें मंदिर, मठ, किले आदि का निर्माण, भेंट, पूजा, बलि, तीर्थों का वर्णन, उनका महत्व, तीर्थ यात्राओं का वर्णन, सगाई, विवाह के प्रकार, वीरों का मरणोत्सव, सतियों का जोहर,
पतिव्रत, जातियों की उत्पत्ति, धर्म परिवर्तन, जातियों के रीति रिवाज, धंधे, पर्व, त्योहार, मापतोल, कर, मुद्राएं, जीवन की अनेक विविध झांकियों के इस बृहत ग्रंथ में स्थान स्थान पर दर्शन होते हैं। इसी प्रकार जुझार, अपनी मौत मरने वाले, स्वामीद्रोही, देशद्रोही, पूर्वजों के बैर का बदला लेने वाले अनोखे वर्णन इस ख्यात में भरे पड़े हैं। इस ख्यात में भौगोलिक वर्णन भी यथा प्रसंग उल्लिखित है, जिसमें नदियों के नाम, उनकी लंबाई, उनके मार्ग, पर्वतों के नाम, प्रदेश, जिले, परगने, गांव आदि का विस्तार से वर्णन है। इस ख्यात में पीढ़ियों का वृहत संकलन है। इतना बड़ा संग्रह एक जगह कहीं नहीं मिलता। इनके नामों के साथ उनके लड़ाइयों का वर्णन, उनकी तिथि क्रम, उनकी वीर गति का समय, जागीरें पाना खोना आदि इतिहास की टूटी कोड़ियों को जोड़ने में ये ख्यात बहुत महत्वपूर्ण योगदान देती है। नैन्सी ने अपनी ख्यात में सामाजिक, राजनीतिक और इतिहास से जुड़ी हुई अनेक छोटी मोटी महत्वपूर्ण घटनाओं का उल्लेख किया है, जो जनजीवन में लोक साहित्य बनकर लोक वार्ताओं के रूप में सामने आई है। इस तरीके से नैन्सी की जो ख्यात है, इसकी एक दूसरी जो कृति है मारवाड़ परगनारी विगत, जो लगभग ख्यात के जितनी ही बड़ी है। इसमें नैन्सी ने मारवाड़ के उस समय के सभी परगनों के गांवों की आमदनी, जागीरी ठिकाने, उनकी रेख चाकरी, उनकी भूमि की किस्म, फसलों के हाल, तालाब, कुएं, अरहट, गांवों के जातिवार घरों की संख्या, उनकी आबादी, कृषकों की जातियां आदि का विस्तृत वर्णन किया है। इस तरह ये जो ग्रंथ है, ये जोधपुर राज्य के इतिहास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। तो इस तरह नैन्सी की ख्यात राजस्थान के इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण योगदान देती है। फिर हम बात करते हैं मुंडियार की ख्यात की। मुंडियार नागौर से लगभग 10 मील दूर स्थित है। मारवाड़ के राठौड़ शासकों ने मुंडियार गांव चारणों को अनुदान में दिया था। उन्हीं ने ख्यात की रचना की। इस ख्यात को राठौड़ों की ख्यात भी कहा जाता है। ख्यात के लेखक तथा रचनाकाल के बारे में निश्चित जानकारी उपलब्ध नहीं होती। विद्वानों का मानना है कि ये ख्यात संभवतः जोधपुर नरेश जसवंत सिंह के समय में लिखी गई थी, क्योंकि इसमें मारवाड़ के राठौड़ शासकों का राव सिंहा से लेकर महाराजा जसवंत सिंह की मृत्यु तक का विवरण दिया गया है। इस ख्यात में मारवाड़ के प्रत्येक राजा का जन्म, राज्याभिषेक और स्वर्गवास का तिथिक्रम वर्णन है। इसी के साथ ही प्रत्येक राजा की पत्नी, उससे उत्पन्न संतानों का भी उल्लेख है। समय समय पर मुगल शासकों को ब्याई गई मारवाड़ की राजकुमारी का भी उल्लेख किया गया है। इस ख्यात से पता लगता है कि मोटा राजा उदय सिंह ने अकबर के पुत्र सलीम का विवाह अपनी सगी बहन से न करके अपनी दत्तक बहन के साथ किया था, जो इतिहास में जोधाबाई के नाम से प्रसिद्ध है। ख्यात के अनुसार जोधाबाई राजा मालदेव की एक दासी की पुत्री थी। इस तरह इस ख्यात से मारवाड़ के बारे में हमें कई सारी जानकारियाँ प्राप्त होती हैं। इसी तरीके से बांकीदास की जो ख्यात है वह जयपुर और जोधपुर, इनके बारे में, साथ में बीकानेर, इनके बारे में काफ़ी हमको जानकारी देती है। दयाल दास की ख्यात की अगर हम बात करें तो ये ख्यात 2 खंडों में है। प्रथम में बीकानेर के राठौड़ों के प्रारंभ से लेकर के जोधपुर के राव जोधा तक विस्तृत विवरण है, और दूसरे खंड में राव बीका से लेकर के बीकानेर के महाराजा सरदार सिंह के राज्याभिषेक का वर्णन है। इस तरह ये ख्यात बीकानेर के राठौड़ शासकों की उपलब्धियों की यशोगाथा है, परंतु इसमें जोधपुर के राठौड़ों का भी उल्लेख है। जोधपुर राज्य की ख्यात की बात करें तो ये भी 2 खंडों में। इसमें राठौड़ों की उत्पत्ति से लेकर महाराजा मानसिंह के राज्यकाल तक का विवरण है। यह महाराजा मानसिंह के शासनकाल में लिखी गई होगी। इस तरह से इन ख्यातों के बारे में और भी बहुत सारी ख्यातें हैं, जैसे कविराज की ख्यात, बीकानेर के राठौड़ों की ख्यात। वस्तुतः राजस्थानी भाषा का साहित्य यत्र तत्र बिखरा पड़ा है। मुनि जिन विजय के अथक परिश्रम और प्रयासों के बाद राजस्थान सरकार ने जोधपुर में प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान स्थापित किया और उसमें उपलब्ध राजस्थानी साहित्य को संग्रहित किया गया। तो इस तरीके से जो साहित्यिक स्रोत है, और इन साहित्यिक स्रोतों के रूप में संस्कृत साहित्य और राजस्थानी साहित्य में ऐसे महत्वपूर्ण स्रोत हैं जिनके माध्यम से राजस्थान के इतिहास का
बेहतर तरीके से निर्माण किया जा सकता है।